क्या ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम किसने प्रपोज किया था प्रेसिडेंट के लिए? कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, माननीय बनाने का किदवई साहब आपने काम किया। किस गुंडे माफिया को आपने माननीय नहीं बनाया? सांसद आपने बनाया, विधायक आपने बनाया। हजारों करोड़ की संपत्तियां तागावाला अतीक अहमद के बेटे के पास आई, कहां से आई? कौन से फैक्ट्री? अरे आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कर रहे हैं। लूटा। डॉक्टर साहब मैं आप पास आता हूं। एक तो ये बहुत ज्यादा हो गया कि ध्रुवीकरण पर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इन 9 सीटों पर दलित बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा जोर इसी बात पे है, जहां इस नारे से ले लीजिए बटेंगे तो कटेंगे, कि दलित जो शिफ्ट हुआ बीजेपी से 24 में, अगर वो अभी जमीन पे क्या आप देख रहे हैं वो शिफ्टिंग बनी हुई है, वो मुद्दे बने हुए हैं। क्योंकि आज भी कुंदरकी में अखिलेश यादव यही बोले कि हम जब तक ये संविधान विरोधी हैं हम संविधान बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और इनके खिलाफ खड़े रहेंगे बीजेपी वालों के। क्या आप देख रहे हैं 4 जून से और आज 11 नवंबर है, कुछ चेंज हुआ है? क्योंकि बीच में हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीती, उसके बाद अब आप क्या देख रहे हैं? दलितों में कोई मूवमेंट उत्तर प्रदेश में होगा? जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना दिया है कि दलित बेटियों के साथ बलात्कार समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री मन से बोल रहे हैं। देखिए, एक बात तो मैं ओम प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, हिंदुओं के साथ ये हुआ, तब क्यों नहीं बोले? अरे भाई, देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते। ये देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से एक सेकुलर देश है। यहाँ पे बहुत सारी आस्थाओं के लोग रहते हैं। तो अगर आप देश की एक सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखते हैं या किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपका धर्म है कि आप सबकी चिंता करें, सिर्फ हिंदुओं की चिंता ना करें, सभी की चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक दलितों के वोट की बात है, तो दलित हमेशा से अपने अधिकारों को संरक्षित रखने की उम्मीद जिससे की जा सके उसको वोट करते हैं। जब भी उनको अपनी राजनीति को विकसित करने का अवसर मिलता है, चाहे वो बहन जी के माध्यम से मिला या अभी वो चंद्रशेखर आजाद में कुछ उम्मीद ढूंढ रहे हैं, तो वो हमेशा से सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़े होते हैं। जब उनको अपना कोई विकल्प नहीं होता, मान लीजिए उनके पास बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी किसी का विकल्प नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर वो अखिलेश के साथ खड़े होते हैं। और ये उनका चुनाव है जिसमें कि एक तरफ सामाजिक न्याय है, एक तरफ सामाजिक अन्याय है। जैसे इनको तो प्राथमिकता हिंदू होने की है, इनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि दलित को जाति के आधार पर उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी एड्रेस करना चाहिए। इसलिए दलित तो वहां खड़ा होगा जहां सामाजिक न्याय की राजनीति होगी। वो कभी भी ध्रुवीकरण के साथ नहीं खड़ा होगा, कभी भी उसके खिलाफ जो जो उत्पीड़न है उसके साथ खड़ा नहीं होगा। दलित हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़ा होगा। अब देखना यह है कि सामाजिक न्याय की जो नई ताकतें उभर रही है, सामाजिक न्याय के नए विकल्प उभर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर के रूप में है, जिग्नेश के रूप में या और देश भर में अलग अलग जगहों पे, उनके साथ हमेशा दलित वोट जाएगा। तो फिर तो वहां पे अभी चंद्रशेखर की हम मैं बात करूं, इसीलिए वो हरदोई में आजम खान के बेटे से जेल में मिलने गए और उन्होंने कहा मेरा भाई का रिश्ता है, सियासी रिश्ता नहीं है, वो यही। लेकिन वोटों पे नजर अगर उनके वहां पे दोनों जगहों पर, मैं बात कर लूं मीरापुर में, बात कर लूं कुंदरकी में, दोनों जगह मुस्लिम कैंडिडेट दिए जहां 55 और 60% के आसपास मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वोटर्स हैं, और वहीं एससी वोटर्स जिसकी दलित वोटों की बात चल रही है। अगर ये क्रैक हुआ तो इसका सीधा फायदा तो बीजेपी को मिलता है ना? हाँ, ये देखिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें कोशिश हमेशा ये होती है कि जैसे दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, या जो भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जिनके साथ में अन्याय हुआ है, जो कमजोर स्थिति में, वो सब एकजुट हों। और निश्चित तौर पे अब अभी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उस गतिविधि को उपचुनाव के साथ जोड़कर देखना चाहिए। और अब चंद्रशेखर धीरे धीरे एक गंभीर राजनेता के रूप में उभर रहे हैं, वो सारे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जिससे कि इन सब वंचित समूहों को एकजुट किया जा सके और एक मजबूत विकल्प खड़ा किया जा सके। वरुण जी, मेरा वही सीधा छोटा सा सवाल है कि क्या कुछ चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में?
जो 24 जून में रिजल्ट आया और जो अब 20 नवंबर को वोट पड़ेगा, इन 5 महीनों में आप देख रहे हैं कि जनता ने जो एक चीज़ देखी थी उसमें लेटरल एंट्री है। अभी फैजान भाई से मैं बात करूं, अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो कई लेटरल एंट्री है या कई और केसेस गिना देंगे कि दलितों के साथ क्या हुआ। आप एज एन एनालिस्ट वहां पर क्या देख रहे हैं? पुष्कर जी, मैं इसको दलित या कोई पिछड़ा या हिंदू से नहीं जोड़ रहा। मैंने आपको कहा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा समाज में हो चुकी है पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। आप उसको फोर्सली भी लागू करना चाह रहे हो, फोर्स के साथ लागू करना चाह रहे हो। जनता, हिंदुस्तान की मानसिकता पूंजीवादी नहीं है। हिंदुस्तान ये जो समाजवाद को ये क्या जोड़ते हैं, रशिया से जोड़ लेते हैं, सोवियत यूनियन था उसके कम्युनिज्म से जोड़ते हैं या चाइना से जोड़ते हैं। भारत में समाजवाद हजारों साल से समाज पे ही डिपेंडेड है। हमारी सोसाइटी सोसाइटी पे ही चलता है हमारा। हमारे रिलीजन नहीं, हमारे वे ऑफ फिलोसफी Living है। लाइफ के वे ऑफ लिविंग। तो वो हमारा समाज उस प्रकार का है। अभी इसको बार बार इसको हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, वो भारत में हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो जो मुगल आए थे वो सब भारत में क्यों सम्मिलित हो जाते, एक समाज के एक रंग में सब लोग एक साथ हुए हुए। और जब भी गंगा साहेब जी ने कहा दलित मतलब वो है जिसको कई सालों से उसको अपना इक्वलिटी का कोई एहसास नहीं हुआ, उसका जीवन में जो उसका स्तर है वो पिछड़ता चला गया। कुछ लोगों ने कहीं कहीं अन्याय किया, चाहे जागीरदारी सिस्टम आया या ब्रिटिश काल में हुआ, चाहे अभी आजादी के बाद भी कई इलाकों में ऐसा सिस्टम रहा, आदिवासी इलाकों में, कि उनकी कोई प्रगति उनको पता नहीं लगा, आजाद भारत हो गया। तो वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि गांव गांव बच्चा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी मोबाइल से, सारी टेक्नोलॉजी से अपने आप को उसमें मेंटेन करके रखता है, देख करके रखता है। तो उसमें उस सब वक्त वो क्या देखता है कि मेरे को रोजगार कैसे मिलेगा, मेरी नौकरी कैसे होगी, मेरी सोशल सिक्योरिटी कैसे होगी। घर में आप सामान लेने जाते हो, जो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। अपन लोग, आप तो खैर हर चीज को देखते हो, हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो। तो वो समाज में आदमी क्या देखेगा, सुबह से बच्चे को नौकरी मिल रही है कि नहीं, बीटेक कर लिया बेटा, नौकरी करने गया, मिली कि नहीं मिली, नौकरियां मिल नहीं रही, डिग्रियां खूब बच्चों ने कर ली। अब वो क्या करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम थोड़ी सोचेगा बच्चा, उसके माँ बाप और वो बच्चे सोचेंगे घर का खर्चा कैसे चलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। अब जो मैं पूंजीवाद की बात इसलिए उठा रहा हूँ, कई 2-3-4 साल से इसमें उठाया, पता लगा विपक्ष की कुछ पार्टियां मेरे को पीछे भी लगी, भाई आरक्षण विरोधी में नहीं हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब पूंजीवादी दौर आ गया तो आपको प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण का जो है उसको पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ रहा। प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जो आरक्षित वर्ग था जिससे उसका अपन ने क्रॉस सेक्शन सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट किया था, वो तो वापस पीछे चला गया। तो या तो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में लाइए कोई आरक्षण, कोई व्यवस्था तो लाओगे बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ के बिल्कुल मतलब उनको पता ही नहीं, शून्यता की ओर जा रहे हैं। तो वो उस मानसिकता में आपको नहीं, हिंदू हिंदू, बांग्लादेश में आपने क्यों नहीं बोला, फलाने में क्यों नहीं बोला। पब्लिक को उससे कतई मतलब नहीं है। आम जनता जो है उसको अपने महंगाई बेरोजगारी से मतलब है, उस पर कोई फोकस नहीं है इनका। और जो आपने 9 सीटों की बात की, मैंने शुरुआत में कहा योगी आदित्यनाथ जी के भी खिलाफ बहुत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दिल्ली से लेकर के यूपी के अंदर। तो वो किसी ना किसी तरह पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि मिलिट्री फॉर्मेट तो मिलिशिया फॉर्मेट तो होता नहीं है। एक आदमी मुख्यमंत्री बनता है, दूसरे उसके कोई ना कोई 2-5 खिलाफ भी होते हैं किसी पार्टी का। तो योगी आदित्यनाथ जी को नीचा दिखाने का भी प्रयास चल रहा है, नीचे खींचने का। 9 सीटों में पहले 3 सीटें इनके पास थी, अगर उसमें प्लस करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। अगर उसमें, जैसे कि मैंने कहा, केंद्र में आजकल कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जिनकी कोई जमीन नहीं है, तो वो अगर वो कंट्रोल में चले जाएंगे तो यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ेगी। जहां तक अखिलेश की बात है, देखिए अभी ये तो पूरा क्षेत्रीय दलों का अपना एजेंडा शुरू से, जब भी वो क्षेत्रीय दल है उनको तो हर स्टेट के हिसाब से जो क्षेत्रीय दल है उसको जो अपना वोट बैंक, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वोटिंग प्रक्रिया है, उसी से सत्ता प्राप्ति होती है। तो हर आदमी अपने वोट बैंक के पीछे जाएगा, कहीं ना कहीं से वोट लेगा। कोई चुनाव प्रत्याशी खड़ा होता है वो भी देखता है अपने इलाके में किस किस विधानसभा क्षेत्र में कैसे किसी किसको पकड़ू, मेरे पास वोट ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है दूसरी पार्टियों खाली मुसलमान वोट ही चाहिए, हिंदू वोट, ये जो इनका 4 जून के बाद जो धक्का इनको लगा है ना, उससे ग्रस्त हो गए। और उससे अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इनको धक्का पहुंचता जाएगा। इनको आज भी मैं फिर सुझाव दूंगा आपके माध्यम से कि आप बच्चों की नौकरी, बच्चों के भविष्य पे ध्यान दो। हिंदू हिंदू तो सारा देश हिंदू है, कोई नहीं जा रहा हिंदुत्व से बाहर, कोई अपने भगवान से बाहर नहीं जा रहा, अपनी आस्थाओं से बाहर नहीं जा रहा। आप जैसे डर दिखाना चाह रहे हो, कोई डर नहीं रहा। सब अपने, जिसको जो पूजा पाठ करनी है, जिसका जो आस्था जिसमें है, जो कर रहा है, आप उसमें मत जाओ। और बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, भाई केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो पूरे मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में लगा देते, आर्मी लगा देते, सब संबंध काट देते, व्यापारिक समझो सारी चीजें रोक देते। अपना आपको ध्यान होगा पुष्कर जी, राजीव गांधी के जमाने में मुझे ध्यान है पाकिस्तान से थोड़ी टसल हो गई थी,
तो फौजें लगा दी थी बॉर्डर पे। पाकिस्तान में एकदम से ढीला हो गया, वापस पहुंच। नेपाल का भी ध्यान होगा, चाइना से कोई संबंध बनाने की कोशिश की थी, नमक वमक यहीं से जाता था, रोक दिया था। तो ये तो काम केंद्र सरकार करेगी, विपक्षी पार्टियां थोड़ी करेंगी इस बात पे। सिर्फ ये चाहते हैं कि आप निंदा करो, तो निंदा करने से क्या होगा, ट्विटर खेलने से थोड़ी राजनीति चलती है। ये चीज इनको बहुत तेजी से समझने की आवश्यकता है, ये समझ नहीं पा रहे। अगर जैसे आपने हरियाणा का, हरियाणा इनके लिए नहीं आया परिणाम, तो कांग्रेस आ रही है अपनी खुद के कर्मों से। और अगर महाराष्ट्र झारखंड में भी अगर मान लीजिए ये हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलायंस, तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है आने वाली राजनीतिक व्यवस्था में देश के अंदर। दो बातें मैं ओम प्रकाश जी आप पास, सबसे पहले एक अखिलेश यादव का आपने बयान भी सुनवाया, मैंने कुंदरकी में आज दिया। बोले महाराष्ट्र हारे तो यहाँ कुर्सी जाने वाली है किसी की, और वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बहुत दिखाते हैं। इसकी काट मुझे कोई बीजेपी के बड़े नेता से सुनने को नहीं मिलती, ऐसा क्या है? असल में अखिलेश जब सौभाग्य से, जिसको विरासत कही जाती है, वंशवाद कहा जाता है, अपने पराक्रम से तो कोई सरकार 14 से आज तक बना नहीं पाए, न बनवा पाए, न बन पाए। भाई विरासत में उनको मिली, और किस प्रकार से सामूहिक रूप से अपने पिता को माइक छीन करके और किस प्रकार से बेइज्जत करके गद्दी पर बैठे, ये पता नहीं। ये तो सारी खेती बोई हुई मुलायम सिंह यादव की है, ये तो उनके नाम पर काट रहे हैं। अच्छा, जब से बेचारे हुए तब से आप देखिए पुष्कर जी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो समाजवादी पार्टी के बाहर दफ्तर पर लगा था, अगला प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव। और अब की जानते क्या लगा है? सत्ताधीश, 2027 का सत्ताधीश। तो देखिए वो अखिलेश यादव जी की अतृप्त आत्मा बोल रही है, जो बेचारे ख्वाब देख रहे हैं। कूद के कभी मध्य प्रदेश जाते हैं, कूद के कभी हरियाणा जाते हैं, कूद के कभी महाराष्ट्र जाते हैं,